वन आई होप यू आर रीडिंग वेल। अभी हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हम स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स जब स्टडी की जाती है तो सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो आता है एटम। तो एटम को हम स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और उसकी मैथमेटिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे सिंपलर केस जो हम लेते होते हैं हाइड्रोजन एटम का ही ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रदरफोर्ड हमें उससे डाटा मिलता है जिससे हमें करेक्ट पता चलता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। लाइक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड है। ये चीज़ हमें रदरफोर्ड नहीं बताई, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस का कंसेप्ट लाया था। तो इन द लाइट ऑफ डाटा ही ऑब्टेन्ड, उसे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कंसनट्रेटेड है इन अ न्यूक्लियस, इन अ स्मॉल टाइनी वॉल्यूम जो कि है न्यूक्लियस, जबकि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो एटम का है वो एम्प्टी है। तो जो फिर उसने थियोराइज़ किया वो यही किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं देन वो उसके अराउंड, ठीक है, मूव करें और मोर लाइक अ प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम दिया गया, जिसमें इट वाज जस्ट लाइक के न्यूक्लियस एज अ सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिटरी मॉडल को अलोन लिया जाए तो और ये भी अगर अज्यूम कर लिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो ये सारी अजम्पशंस अगर हम लें तो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स किस तरह के होंगी, एनर्जीज़ किस तरह की होंगी, वो क्या होगा हम इसमें देखेंगे। उसमें प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और प्रॉब्लम्स का सलूशन नेक्स्ट वीडियो में होगा जिसमें हम बहुत थ्योरी को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो प्लानिटरी मॉडल वाज नॉट क्वांटम मैकेनिकल, वो क्वांटम मैकेनिकल नहीं था, वो प्योरली क्लासिकल था। जबकि बोहर जो मॉडल है वो सेमी क्लासिकल या सेमी क्वांटम मॉडल है जिसमें क्वांटम का भी पार्ट है और क्लासिकल का भी है, जबकि प्लानिटरी मॉडल वाज कम्प्लीटली क्लासिकल। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन्स इनसे आर चार्ज पार्टिकल्स, तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स मूव कर रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल हो उन चीज़ों को जो ये मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज़ गिवन बाय F = mv²/r। तो अगर हम इसे प्रॉपर्ली लिखें तो हम लिखेंगे कंसिडर, और हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का केस ले रहे हैं। तो अगर हाइड्रोजन एटम का ले रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम ले लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, E+ हम नाम दे सकते हैं, ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके अबाउट मूव कर रहा है और ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। तो अब कंसिडर अ प्लानिटरी मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम in which electrons are revolving around the nucleus, central nucleus. Now the centripetal force, जो centripetal force है जो कि उन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, required by electrons टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो बॉडी मूव करना चाहती है सर्कुलर ऑर्बिट में उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो। इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड बाय, वो कहाँ से आएगी, कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं एंड, ठीक है, दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वही कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करे। तो मजबूर करने वाली फ़ोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो किस फॉर्म में आ रही है, वो कूलम्बिक अट्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है। तो हम दोनों फोर्सेस को यहाँ पे इक्वल करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स टू बी इक्वल्स टू द कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जनरल फार्मूला होता है mv²/r। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, इसका जनरल फार्मूला हमने कर दिया। तो दैट इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दोनों एक ही तरह की हैं, मतलब जो अट्रैक्शन है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी क्योंकि दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है mv²/r। ठीक है, उसको हमने इक्वल करना था कूलम्बिक फोर्स के, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू E, दोनों का चार्ज जो है E × E डिवाइडेड बाई 4πE0r²। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं। नॉर्मली जब
इस तरह से किया जाता है तो ये है कि इन दोनों का फोर्सेस का सम जो है 0 के इक्वल आता है। तो आप यहाँ पे जब नेगेटिव पुट करेंगे ना तो वो फिर जब आप इसको उधर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव अपीयर हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रही होती हैं, सच दैट बैलेंस आउट करती हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है। तो mv²/r जो है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होगा, v जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। तो 4πe0 r² यहाँ से स्पीड को हम इलादा कर लेते हैं और सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं। तो r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। 4πme0 r² हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच गया v² = e²/4πme0। ठीक है। और आगे अगर आप स्पीड, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और स्पीड क्या हो जाएगी इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट e² का लेंगे तो e आ जाएगा, तो नीचे वाले पे सिंपली अंडर रूट अपीयर हो जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इन अकॉर्डिंग्स टू प्लानिटरी मॉडल। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने r नहीं लिखा, एक का r कैंसिल होता है ना तो एक यहाँ पे r रह जाएगा ना। ठीक है, ये अंडर रूट में और यहाँ पे बाहर। ओके, ठीक है। इसमें सिंपली हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल कर दिया कूलम्बिक फोर्स से और हमने स्पीड को इलादा कर लिया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, या काइनेटिक होती है या पोटेंशियल होती है। ठीक है, एनर्जी इन्हीं दो फॉर्म्स में फंडामेंटली अपीयर होती है। तो जो टोटल एनर्जी होती है वो इन दोनों का सम होती है। तो हमारे पास नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, वो क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आप देखते हैं कि उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी उसका जनरल फार्मूला 1/2mv² होता है। ठीक है, v² की वैल्यू हमें ये पता है कि ये है, ठीक है, e²/4πme0r। तो यहाँ पर हमें जस्ट पुट कर देनी है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा e²/4πe0mr। ठीक है, एक mm कैंसिल हो जाएगा और 2 × 4 8 हो जाएगा, नीचे 8πe0r एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन अकॉर्डिंग्स टू प्लानिटरी मॉडल। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल जिसके अंडर इलेक्ट्रॉन है वो है अट्रैक्टिव कूलम्बिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अट्रैक्टिव जो पोटेंशियल होते हैं ना वो हमेशा नेगेटिव होते हैं, दैट इज़ बाय नेगेटिव साइन। और आगे फिर दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट जो कि e²/4πe0r एज इट इज़। ठीक है, r इसमें होता है, जबकि फोर्स में r² आता है नीचे डिनोमिनेटर में, और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ r आता है। और यहाँ पे फंडामेंटली ऐसा है कि एक का चार्ज इंटू दूसरे का चार्ज डिवाइड बाय 4πe0 दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, तो जो कि हमने आ लिया हुआ। तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आता होता है। तो फोर्स में भी इस तरह का आता होता है, लेकिन जैसे मैंने वो रीज़न बताई कि वो दूसरी साइड में हम ले जाते हैं इसलिए वो एक दूसरे के इक्वल बनते हैं, तो वो उस वजह से आपको वहाँ पे इफेक्ट उसका नज़र नहीं आता। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि अगर आप इक्वेशन को इस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप वही फंडामेंटल जो आप फार्मूला यूज़ करते होते Q1 Q2 और 4πe0r, Q1 इज़ दिस, तो या फिर ऐसे। ओके, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। आप टोटल एनर्जी देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन की, जैसे E से रिप्रेजेंट करती हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आई है e²/8πe0r और पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन। तो e²/4πe0r कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या जब बच जाएगा 1/2, ठीक है, -1 ये बच जाएगा। तो 1/2 -1 आप जब करेंगे तो आंसर आता है -1/2। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है e²/4πe0r का वो आता है -1/2। ठीक है, 2 4 होता है 8, तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, ये 2 तो यहाँ नेगेटिव इसके साथ। तो जो आपके पास टोटल एनर्जी आई है वो आई है -e²/8πe0r। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई है इलेक्ट्रॉन की इन अकॉर्डिंग्स टू प्लानिटरी मॉडल। और उसके अकॉर्डिंग आर पे कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही एनर्जी पे कोई लिमिट है। रेडियस जो है इलेक्ट्रॉन का वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो 0, 0.5, 0.115 एनी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में। और इसी तरह उसके पास कोई भी एनर्जी हो सकती है इनसाइड द एटम। ठीक है, मतलब उस पर कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि मतलब ये अलाउड ही नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, और हैंस उसका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्योंकि वो हर तरह की एनर्जी रख सकता है। तो वो जब रिलीज़ भी करेगा तो वो कंटिन्यूसली करेगा। तो जो स्पेक्ट्रम उसके लिए प्रिडिक्ट करता है प्लानिटरी मॉडल, वो करता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को प्रिडिक्ट करता है, जबकि
जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, बामर सीरीज़ देखी हमने, पैशन सीरीज़ देखी, बहुत सारी जो उसकी सारी की सारी सीरीज़ आती हैं हाइड्रोजन एटम की, एक्सपेरिमेंटली जो हमने डिटर्मिन की हैं वो सारी की सारी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को शो करती हैं, ना कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को। तो दिस प्लानिटरी मॉडल इज़ नॉट सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दैट एक्सपेरिमेंटल डाटा, दैट स्पेक्ट्रल डाटा दैट वी गॉट फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो ये उस सबको एक्सप्लेन नहीं करती। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि हाउ वी कैन ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, बिकॉज इन अकॉर्डेंस टू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो कि उस टाइम तक आ चुकी थी, EMT, ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस आ चुकी थी, और उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल्स हैं अगर वो एक्सेलरेट करें तो सर्कुलर मोशन होती ही एक्सेलरेटिंग मोशन है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन होती ही होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हर वक्त एक्सेलरेट कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो कंटिन्यूसली वो रिलीज़ करते रहेंगे एनर्जी, तो एक पॉइंट आएगा कि उनके पास एनर्जी ख़त्म होगी और जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से मिल जाएंगे और एटम का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे भी क्वेश्चन मार्क था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कैसे एटम स्टेबल रह सकता है जबकि एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है। और क्लासिकल जो हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं दे आर नॉट इनफ टू जस्टिफाई दीज। तो जो प्रॉब्लम आई, सबसे पहला प्रॉब्लम कि स्पेक्ट्रम जो है एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन जो था वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था। आई डोंट नो कि यही फॉर्म उसकी स्पेलिंग है, तो वो आप स्पेलिंग कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था एक्सपेरिमेंटल, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्लानिटरी मॉडल, ठीक है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट कर रहा था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को, और इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जिस तरह से मैंने रीज़न बताया उस रीज़न के अंडर वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो ये दो मेन इश्यूज़ थे उस टाइम के, ठीक है, जो कि एटम्स के साथ थे, उसकी थ्योरी के साथ थे, जिसको बोहर ने सॉल्व किया। लेकिन बोहर ने सॉल्व किया तो नए प्रॉब्लम्स आ गए हो गए थे, तो वो इश्यूज़ भी देखे जाएंगे। लेकिन अभी हमने ये देखा कि प्लानिटरी मॉडल क्या था और उसकी प्रेडिक्शंस क्या थी और वो क्या नहीं कर पाया, ठीक है, ये दो चीज़ें वो नहीं कर पाया। और जो एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया आप, तो आप उसको अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बोहर मॉडल ने कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया।